हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सुल्तान। सुल्तान आ गया था। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द एम्पायर वाज ऑफ दैट सुल्तान। सुल्तान सबसे बड़ा था। जैसे हमारे फैमिली में दादा परदादा सबसे बड़े होते हैं, उस तरीके से सुल्तान सबसे बड़ा था। एक ऑफिस, ठीक है। ही हैड मेड नोबल्स एंड ऑफिशियल्स अंडर हिम। बहुत सारे नोबल्स और ऑफिशियल्स उनके कब्जे में कर लिए थे ताकि उसका रूल ज़्यादा देर तक चले। हु एडवाइज्ड हिम एंड कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। और जो भी वो बोलता था वो करना पड़ता था। द पोस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एज वेल एज कमांडर इन चीफ वर ऑल्सो हेल्ड बाय सुल्तान। जो भी चीफ जस्टिस और कमांडर की जो पोस्ट थी वो सुल्तान की ही थी। हिज मेजर ड्यूटीज़ वर टू प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम एनिमीज एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम। तो किसी भी सुल्तान का एक रूल क्या होना चाहिए कि अपने किंगडम को एनिमीज से बचाए और उसका लॉ और ऑर्डर प्रोटेक्ट करे, कि सब लोगों को एक ही नज़रिए से देखा जाए और जो भी वो कहे वो फॉलो होना चाहिए। ओके, दैट आइडिया ऑफ द सुल्तान वॉज गॉड रिप्रेजेंटेशन ऑन द अर्थ वॉज सीमेंटेड ड्यूरिंग बलवंत रूल। जो सुल्तान को क्या बोला गया कि वो एक गॉड का फॉर्म है अर्थ पे। ओके, और ये जो गॉड को रिप्रेजेंट किया जाता है सुल्तान को गॉड के रूप में, वो बलबन के टाइम से किया जा रहा है, जो बलबन तब आया था। विच इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी कस्टम, जैसे सिजदा और पाइवोज है, ये दो चीज़ें हैं, कस्टम्स थे। जैसे आज हम पैर छूते हैं बड़ों के, उस टाइम पे सिजदा का मतलब होता है लाइंग ऑन द ग्राउंड एट द फीट ऑफ द सुल्तान। लाइंग मतलब लेट जाना ग्राउंड पे और सुल्तान के पैरों पे लेट जाना। एंड सेकेंड था पाइवोज वॉज द प्रैक्टिस ऑफ किसिंग द सुल्तान फीट। किसिंग मतलब जो सुल्तान है उनके पैरों को चूमना। नोबल्स एंड द ऑफिशियल्स। नोबल्स एंड ऑफिशियल्स क्या है? As we read the above, the Delhi Sultanate appointed nobles and officials to help the running the government. Nobles और officials सुल्तान के नीचे होते थे और ये गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करते थे. Nobles were the people who held important military civilian post in the government. Nobles बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे होते थे, गवर्नमेंट उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट पे भर्ती करता था. खान्स मलिक्स एंड आमिर्स वर द हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स हु सपोर्ट वाज नेसेसरी. खान्स, मलिक्स और आमिर्स ये तीन लोग थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रैंकिंग थी, बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग थी नोबल्स में, नेसेसरी फॉर द किंग टू स्टे इन पावर. और इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता था किंग को, ताकि वो पावर में रहे. एट द सेम टाइम द किंग हैड टू कंट्रोल द पावर सो दैट दे डिड नॉट ट्राई टू डिस्प्यूट हिज रूल. तो सुल्तान का तो क्या था कि उसके माइंड में ये भी चलता था कि हमें नोबल्स को भी देखना पड़ेगा ताकि जो उसका रूल है वो बना रहे. डिस्प्यूट मतलब हटा ना दे या फिर क्लैशेस ना क्रिएट कर दे. अमंग द ऑफिशियल्स हु टुक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन द वजीर वॉज इन चार्ज ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. वजीर जो था एक जॉब थी जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, वो सब कॉमर्स ट्रेड के बारे में देखता था. वजीर डिपार्टमेंट. ही लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. जो रेवेन्यू होता था, रेवेन्यू का मतलब होता है किसी जैसे फसल है उस पर टैक्स पे करना. आज भी जिनके पास गाड़ी है, कार है, वो अपनी कार पे टैक्स पे करते हैं. उसी तरीके से जिनके पास उस टाइम लैंड होता था वो लैंड पे टैक्स पे करते थे. अलोकेशन ऑफ स्पेंडिंग, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज, किसको कितना मिलना चाहिए. एंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड, और लैंड किसको कितना मिलना चाहिए. द वजीर ऑल्सो सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर डिपार्टमेंट. वजीर केवल फाइनेंशियली नहीं बल्कि बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट को भी देखता था. Some of other officials were वकीलेदार, अमीर हिजाब. The entire royal household was put under the supervision of the वकीलेदार while the अमीर हिजाब dealt with the बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था. Many internal rebellions broke out. Internal rebellions का मतलब है I'm so sorry I had to cut this video. हाँ, तो we were studying about हाँ the entire royal जो अमीर हिजाब था, he has to deal with the पिटिशंस वगैरह से. और ये एंटायर जो वो करता था वो वकीलेदार करता था, सॉरी अमीर हिसाब करता था. ओके, द मिलिट्री एंड द सिविल्स वर असाइंड द ट्रैक्स ऑफ लैंड कॉल्ड द एकतास. और मिलिट्री को क्या मिलता था? एकतास, लैंड मिलते थे मिलिट्री को सैलरी की जगह पे, जिन्हें एकता कहते थे. दीज ऑफिशियल्स वर नोन एज इक्तेदार्स और मुफ्तीज. और इन ऑफिसर्स को मुफ्तीज या इक्तेदार्स बोलते थे. हु कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द एकतास. और जी एकतास से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मुफ्तीज. विद द रेवेन्यू देवर मुफ्तीज हु कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द एकतास. एकतास लैंड होता था जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलता था. विद द रेवेन्यू देवर मेंटेन ट्रूप्स. मेंटेन ट्रूप्स मतलब जो मिलिट्री होती थी उसको मेंटेन करना चाहिए के लिए. विच वर टू बी सप्लाइड टू द किंग एट द टाइम्स ऑफ वॉर, ताकि जब लड़ाई हो तो किंग को मिले.
द सुल्तान ऑल्सो रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द इक्ताज, और सुल्तान को उसका भाग भी मिलता था इक्ताज से। आर्मी क्या था, आर्मी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड स्ट्रेंथ एंड loyalty of the army was very necessary for a king to maintain the empire। बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आर्मी की लॉयल्टी ताकि किंग पावर में रहे। ओके, इन्फेंट कैवलरी, आर्चर्स, सेपलर्स, ये आर्मी के कुछ भागते हिस्से थे, यूनिट थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग आर्मी द इक्तेदार ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रूप्स टू द सुल्तान। तो इक्तेदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एकता से, उनसे मिलिट्री बनाते थे, मेंटेन करते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो स्टैंडिंग आर्मी जो रखवाली करने के लिए आर्मी थी, उसके अलावा भी ये ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे इक्तेदार। अमंग द ऑफिसर्स हु लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज अजीर मामलुक हु वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो देखता था आर्मी की साइड, तो अजीर मामलुक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, चेहरा वॉज नॉमिनेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब आया था तब से चेहरा एक पॉलिसी है जो डेवलप हुई थी। दिस इंक्लूड अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सोल्जर हु वर मेंटेन। तो जो भी सोल्जर मेंटेन होता था इक्तेदार के इक्ताज से, रेवेन्यू से, सब उनका चेहरा, उसकी आइडेंटिटी सब रखी जाती थी ताकि हमें पता हो। दाग और द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, दाग मतलब एक तरीके का एक स्टैंप लगता था दागों उस पे, घोड़ों पे, ताकि अच्छे घोड़ों की पहचान हमें पता चले। द ओनली गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्स ब्रॉट टू द किंग, और बहुत अच्छे क्वालिटी के हॉर्स ट्रेन करके लाए जाते थे किंग में ताकि वो वॉर में लड़े। दीज प्रैक्टिसेस कंटिन्यूड मोहम्मद बिन तुगलक रेन, और ये जो प्रैक्टिसेस थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन तक भी चली। डिवीज़न ऑफ द एम्पायर क्या था, किसी भी एम्पायर को काम करने के लिए डिवीज़न होना ज़रूरी है ताकि अच्छा कम्युनिकेशन हो, फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिल्ली सल्तनत जो था वो प्रोविंसेस और सूबाज में डिवाइड थी, और सूबा जो था वो 6 में, मतलब दिल्ली सल्तनत सूबा में, सूबा जो था 6 में, विच वर फर्दर डिवाइड, और 6 जो थे परगानाज में डिवाइड थे। परगाना जो था वो बहुत सारे विलेजेस से बन के मिला होता था, और जो ईच सूबा था वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ द मुफ्ती और द गवर्नर। हर सूबा का एक इंचार्ज था जिसे मुफ्ती या गवर्नर करते हैं। एंड सिकदार एंड अमिल वर द हेड्स ऑफ द सिख, और सिकदार और अमिल ये जो थे अमिल, ये सिख के हेड थे। ओके, एंड अ परगाना रिस्पेक्टिवली। तो अमिल जो था वो परगाना का हेड था, और सिकदार जो था सिख का हेड था, जो कि सब यूनिट्स थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। इंपॉर्टेंट विलेजेस ऑफ इंक्लूड कोच और लैंड ओनर्स एंड हेडमैन ऑफ मुकद्दम्स। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे विलेज के। ओके, द जुडिशरी, so the judiciary was also the headed by सुल्तान। जुडिशरी भी सुल्तान के अंदर आती थी। लीगल ऑफिशियल्स जो थे वो थे काजी उल मामलुक एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुल्तान वर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द काजी वॉज द हेड होता था लीगल सिस्टम का, और द अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स वर ब्रॉट, और जो नीचे के कोर्ट्स थे छोटे छोटे, उनकी अपील मतलब दरख्वास्तें लाई जाती थी काजी तक। इब्न बतूता जो था वो स्कॉलर भी था मिडिवल इंडिया में, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में 8 साल तक एक जज के तौर पे, काजी के तौर पे रहा। ओके, जो रॉयल हाउस होल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बाद। रॉयल हाउस होल्ड जो था वॉज मोस्टली रन विद द हेल्प ऑफ द स्लेव्स। स्लेव ही रन करते थे। मैंने बताया था कि स्पाई सिस्टम हुआ था, किसी के पीछे उसकी बातें जानना ताकि वो एम्पायर को इन्फॉर्म कर सके और पता चल सके कि चल क्या रहा है। हु एक्टेड एज पर्सनल बॉडीगार्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था रॉयल हाउस होल्ड को मेंटेन करना ताकि लोग सुल्तान के साथ रहे। हिस्टोरियंस बिलीव दैट अलाउद्दीन खिलजी ओन्ड 50,000 स्लेव्स। 50,000 स्लेव्स थे, सोचो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। द नीड ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड वर प्रोड्यूस इन वर्कशॉप और कारखानास। जो रॉयल हाउस होल्ड के काम वो था, नीड था, वो कारखाना और शॉप में बनता था। बेसिक नेसेसिटीज जो थी वो। ईच वर्कशॉप वॉज लुक आफ्टर बाय अ नोबल कॉल्ड मालिक के द्वारा हर चीज़ देखी जाती थी। क्लॉथ, एम्ब्रॉयड्रेड ब्रॉड और ब्रॉडकेट्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, ये कुछ आइटम्स थे जो कि डेली लाइफ में ज़रूरत थी लोगों को, ये प्रोड्यूस होते थे। थैंक यू। हम इकोनॉमी सेकंड अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे। थैंक यू सो मच।